हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अशोका इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म पे दोस्तों। तो आप सब मस्त होंगे, अच्छे होंगे, ठीक है ना। आप सभी जानते हैं त्योहार का मौसम चल रहा है, घर पे बैठ के छठ पूजा की तैयारी कर रहे होंगे। तो आप सभी को छठ पूजा की एडवांस में बधाई, आप सभी को अशोका इंस्टीट्यूट के तरफ से, ठीक है, हमारे तरफ से भी और हमारे पूरे टीम मेंबर के तरफ से भी। तो हम सभी जानते हैं क्योंकि त्योहार के बाद तुरंत आप लोगों की एग्जाम आने वाली है, तो एग्जाम का भी तैयारी होना चाहिए, साथ में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं वन शॉट सीरीज। हम लोग सभी जानते हैं पहले भी हमारा वन शॉट सीरीज आ चुका है, ठीक है। आप लोगों ने अच्छे तरीके से उसको लाइक की भी किया है, ठीक है ना, आपने देखा भी है। तो इसी को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज की सीरीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का सीरीज है हमारा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन इकोलॉजी का 3rd नंबर चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके जितने भी डिफरेंट एग्जाम्स हैं बोर्ड में भी आएंगे, और आप आफ्टर 12th बहुत सारे एग्जाम देना चाहते हैं, जैसे आप CUT के लिए अगर आपको मान लीजिए बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन लेना है तो आपको क्रैक करना पड़ेगा CUT एग्जाम, और CUT के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलते हैं और इस चैप्टर को आज हम लोग बढ़िया तरीके से करते हैं। तो तैयार है ना आप लोग? तो हम भी तैयार हैं। तो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, हम सभी जानते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में स्पीसीज की बहुत ही डाइवर्सिटी है। जैसे मान लीजिए मैंगो है, तो मैंगो की बहुत सारी स्पीसीज है, बहुत सारे स्ट्रेन है, ठीक है। हमारे इंडिया में जैसे राइस है, चावल, उसके बहुत सारे स्ट्रेन है, ठीक है। उसी तरीके से देखते हुए हम लोग देखते हैं लगभग देयर आर 20,000 स्पीसीज ऑफ एंड्स, ठीक है। बताइए, चींटी एक छोटी सी चींटी है जिसके 20,000 स्पीसीज जातियां हैं, किसके? एंड्स के, इस धरती पे। 3 लाख स्पीसीज ऑफ बीटल्स, जो छोटे से बीटल्स होते हैं, छोटे छोटे से, उसके 3 लाख जातियां हैं, प्रजातियां 3 लाख। और 28,000 ऑफ फिशेस, 28,000 फिशेस की स्पीसीज है इस धरती पे। समझ रहे हैं? 28,000 कतला, बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा। और लगभग 20,000 स्पीसीज है किसके? ऑर्किड्स प्लांट के, ठीक है ना। तो इतना देखिए वास्ट डाइवर्सिटी है। क्या है ये? वास्ट डाइवर्सिटी। हम सभी जानते हैं कि इतनी वास्ट डाइवर्सिटी है, कब कोई विलुप्त हो जाए, कब कोई इस धरती से चला जाए, उसकी क्या करनी है? हमें कंजर्वेशन भी करनी है कि नहीं करनी है। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम है कि हमें तो जानना है कि हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे इकोसिस्टम में कितनी बायोडाइवर्सिटी है, उसको कैसे हम बचाएं, ताकि उसको हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे पास करें। ऐसा बात नहीं है हम आम खा लिए, हमारे आने वाले जनरेशन को भी तो आम खाना पड़ेगा, ठीक है। केवल अपने भरोसे नहीं रहना, हमें संरक्षण करके, हमें जिस तरीके से आप अपने घर में आपके माता पिता संपत्ति बचा के रखते ताकि अपने बच्चे का काम आए, उसी प्रकार से हमें नेचर को बचा के रखना है ताकि हम आने वाले जनरेशन को अच्छा इन्वायरमेंट दे सके। क्योंकि जब तक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं होगा तो अच्छा लाइफ करना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों, समझ गए ना। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? हिट्रोजिनेसिटी, ठीक है ना। और ये टर्म जो सबसे पहले डिस्क्राइब किया था एडवर्ड विल्सन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म। बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है दोस्तों, सबसे पहले किसने दिया था? एडवर्ड विल्सन नामक साइंटिस्ट ने दिया था। किसने? एडवर्ड विल्सन नामक साइंटिस्ट ने दिया था। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। देखिए, बायोडाइवर्सिटी की लेवल्स की बात करेंगे। बायोडाइवर्सिटी के 3 लेवल्स है। एक है जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है ना, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। 3 तरीके के बायोडाइवर्सिटी की लेवल्स है, ठीक है। 3 स्तर में बायोडाइवर्सिटी को हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी में हम लोग बेस्ड ऑन जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन के अकॉर्डिंग क्या कर दिया गया है? क्या कर दिया है? उसको डिवाइड कर दिया गया है। जैसे मान लीजिए एक प्लांट है राउवोल्फिया वॉमिटोरिया। राउवोल्फिया ये क्या? एक मेडिसिनल प्लांट्स है दोस्तों, ठीक है ना। ये एक मेडिसिनल प्लांट्स है, लेकिन इसकी जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है इन टर्म्स ऑफ पोटेंसी एंड कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल्स, ठीक है। मान लीजिए हर एक स्पीसीज, जैसे आपने देखा, यानी कि एक प्लांट है और इस प्लांट्स के अंदर, ठीक है ना, किस प्लांट्स में इसके अलग अलग, ठीक है ना, अलग अलग वैरायटीज में अलग अलग केमिकल्स है, अलग अलग केमिकल्स है। यानी कि अलग अलग आपने देखा होगा कोई एक ही मेडिसिन है, ठीक है ना, इस कंपनी का मेडिसिन कंपोजिशन सेम होता है, लेकिन कहते हैं ना कि इस कंपनी का मेडिसिन अच्छा काम करता है, इस कंपनी का मेडिसिन उतना काम नहीं करता है।
उसी प्रकार से राउवेल्फिया एक मेडिसिनल प्लांट्स है जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के केमिकल का कंपोजिशन है और अलग अलग प्रकार के उसके काम करने का अलग अलग पोटेंशियल है दोस्तों। यानी कि पोटेंशियल और कंसंट्रेशन के बेसिस पे इसके अलग अलग क्या हो गए, जेनेटिक डाइवर्सिटी हो गए। क्या हो गए, अलग जेनेटिक डाइवर्सिटी हो गए। जिस तरीके से आपने देखा होगा जो राइस है, ठीक है ना, चावल के पौधे उसके 50,000 स्ट्रेन्स पाए जाते हैं। कितना, 50,000 स्ट्रेन पाए गए हैं। मैंगो के 10 लगभग 1,000 वैरायटीज हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। ये वैरायटी किस लेवल पे है, ये तीनों वैरायटीज है, ये दोनों वैरायटीज ये किस लेवल पे है, बेस्ड ऑन जेनेटिक लेवल। ये वैरायटी किस लेवल पे है दोस्तों, जेनेटिक लेवल पे है दोस्तों, जेनेटिक लेवल की बात कर रहे हैं। समझ गए ना आप लोग, कोई दिक्कत? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए, आप सभी को बोर्ड से ध्यान नहीं हटना चाहिए। अब हम बात करते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी। इसमें आपने देखा होगा कहीं किसी एरिया में रहते हो, आप शहर में रहते हो तो शहर में देखना पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं। अब जैसे ही आप कहीं दूसरी जगह जाते हो, गांव की तरफ जाते हो, तो पेड़ पौधे जानवरों की संख्या बढ़ जाती है। यानी कि स्पीशीज, यानी कि जगह बदलने से स्पीशीज की वैरायटी बदली, स्पीशीज की डाइवर्सिटी बदली कि नहीं बदली? तो देखिए उसी प्रकार से जो वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है ना, वेस्टर्न घाट जो वेस्टर्न घाट्स है उसके पास एम्फीबियंस की डाइवर्सिटी ज्यादा है। किससे, ईस्टर्न घाट से। किससे, ईस्टर्न घाट से। तो ये स्पीशीज डाइवर्सिटी हो गया। तीसरा है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। देखिए हम लोग इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का जैसे जिस तरीके से डिजर्ट्स में वैसे एनिमल सर्वाइव करते हैं जो कम पानी में सर्वाइव, लेकिन रेन फॉरेस्ट में क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट ये तो पाया जाता है कहाँ पे, फाउंड एट इक्वेटोरियल रीजन, फाउंड एट इक्वेटोरियल रीजन दोस्तों। और इक्वेटोरियल रीजन पे टेम्परेचर ज्यादा तो डाइवर्सिटी ज्यादा, ठीक है। और दूसरा मैंग्रोव्स और कोरल रीफ्स। ठीक है, ये कोरल रीफ्स कहां पाए जाते हैं, फाउंड इन एक्वेटिक। तो देखो अलग अलग, देखो इकोलॉजी यानी कि इन्वायरमेंट बदलने पे, जगह बदलने पे डाइवर्सिटी बदल गई। डिजर्ट में अलग डाइवर्सिटी है, ट्रॉपिकल में अलग डाइवर्सिटी है, मैंग्रोव्स में अलग डाइवर्सिटी है और कोरल रीफ में अलग अलग डाइवर्सिटी है। तो ये 3 लेवल पे हमने क्या किए, बायोडाइवर्सिटी को डिवाइड किए। पहला क्या हो गया, जेनेटिक, दूसरा स्पीशीज और तीसरा इकोलॉजिकल। कोई दिक्कत दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़े हम लोग। देखिए हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इंडिया। देखिए हम सभी जानते हैं कि पूरे धरती पे कितने स्पीशीज है और पूरे इंडिया में कितने स्पीशीज है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। चर्चा होनी चाहिए। देखिए स्पीशीज इन्वेंटरीज आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट देन इन ट्रॉपिकल, ठीक है ना। देखिए स्पीशीज डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा, ठीक है ना, किसमें है, टेम्परेट में है और देन ट्रॉपिकल कंट्रीज। पता है टेम्परेट कंट्रीज में स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा क्यों है और ट्रॉपिकल में क्यों है? देखिए जो टेम्परेट में है क्योंकि यहां पर इन्वायरमेंट कांस्टेंट नहीं है, बता ना, कदम कदम पे धरती बदले रंग। जहां पर धरती का देखिए रंग मतलब मौसम का मिजाज बदलता है तो अलग अलग पौधे पाए जाएंगे, अलग अलग पौधे पाए जाएंगे तो अलग अलग जानवर पाए जाएंगे। यानी कि टेम्परेट कंट्रीज में स्पीशीज की डाइवर्सिटी ज्यादा होगी बिकॉज सीजनल वेरिएशन। यहां पे क्या है, सीजनल वेरिएशन ज्यादा है, ठीक है। और यहां पे सीजनल वेरिएशन क्या है दोस्तों, यहां पे ट्रॉपिकल कंट्रीज में क्या है, सीजनल वेरिएशन कांस्टेंट है, सीजनल वेरिएशन कांस्टेंट है। देखो जो बदलता नहीं है, देखो जो चीज बदलता है वो बढ़ता भी है और घटता भी है, जो कभी बदलेगा नहीं वो बराबर रहता है। यानी कि जो टेम्परेट कंट्रीज है उसकी मौसम बदलती है तो उसकी डाइवर्सिटी ज्यादा, और जो ट्रॉपिकल है उसकी मौसम नहीं बदलती है तो उसकी डाइवर्सिटी कांस्टेंट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। इसी प्रकार से एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था रॉबर्ट मे, उन्होंने ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी बताया कि पूरे धरती पे 7 मिलियन स्पीशीज है। कितना, 7 मिलियन। कितना है मेरे भाई, 7 मिलियन। अकॉर्डिंग टू मेज के अकॉर्डिंग, मेज टाइम के उन्होंने बताया कि ओनली 22% ऑफ
ठीक है, इस 7 मिलियन स्पीसीज टोटल में से इसमें से लगभग 22% ही डिस्कवर कर पाए हैं। यानी कि देखो इस धरती पे 7 मिलियन स्पीसीज है, उस 7 मिलियन में से हमने 22% ही डिस्कवर कर पाए हैं। ये रॉबर्ट मे ग्लोबल मतलब मेज ग्लोबल साहब ने बताया, और उन्होंने बताया कि इसमें से भी, ठीक है, इस 22% में से भी 70% किसका है, एनिमल है। देखो 7 मिलियन में से 22% हमने डिस्कवर किया, और उस 7 में से उस 22% में से 70% क्या है, एनिमल्स है। यानी कि देखो डिस्कवर्ड जो एनिमल्स और प्लांट्स है सबसे ज्यादा किसका है, एनिमल्स की संख्या ज्यादा है। और एनिमल्स में भी सबसे ज्यादा किसको डिस्कवर किया गया, इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स आर द मोस्ट स्पीसीज रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स। देखिए अगर 10 जानवर अगर खोजे गए हैं ना, तो 10 में से 7 जानवर क्या होंगे, इंसेक्ट। 10 एनिमल्स में से 7 क्या होंगे, इंसेक्ट्स होंगे। क्या होंगे दोस्तों, इंसेक्ट्स होंगे। तो आप सभी को समझ में आ गया। तो मेज ग्लोबल ने बताया कि लगभग इस धरती पे 7 मिलियन स्पीसीज है, उस 7 मिलियन में से हमने 22% डिस्कवर किया, उस 22% में से 70% एनिमल्स है, और उस एनिमल्स है, ठीक है ना, उस 70% में से अगर हम 10 एनिमल्स को खोज किया तो उस 10 में से 7 क्या हो जाएंगे, इंसेक्ट्स हो जाएंगे। तो ये ग्लोबल बताया गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये डायग्राम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए इनवर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा क्या होगा, इंसेक्ट्स। तो हमने बताया था इंसेक्ट्स हो जाएगा आई, इसको किससे कहते हैं, आई। ये एम से मोलस्का, सी से क्रस्टेशियन, ओ से ओएमसी। देखो तो क्या हो जाएगा, आई। अदर एनिमल्स सबसे ज्यादा आई ओ एम सी, ठीक है ना। सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स, अदर एनिमल ग्रुप्स, मोलस्का और क्रस्टेशियन। तो कैसे याद रखेंगे हम लोग, इनवर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा क्या है, आई ओ एम सी। आई से इंसेक्ट्स, ओ से अदर एनिमल्स ग्रुप्स, एम से मोलस्का, सी से क्रस्टेशियन। याद करने का कितना अच्छा तरीका है आईओएमसी दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग याद करेंगे वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स में हम लोग कैसे करें, सबसे ज्यादा कौन है, फिशेज है। फिशेज के बाद क्या है, बर्ड्स है, ठीक है ना। बर्ड्स के बाद क्या है, रेप्टाइल्स है। रेप्टाइल्स के बाद क्या है, एम्फीबियंस है। एम्फीबियंस के बाद क्या है, मैमल्स है। तो कैसे याद करेंगे, एफ बी राम, एफ से फिशेज, बी से बर्ड्स, आर से रेप्टाइल्स, ए से एम्फीबियंस, एम से मैमल्स। तो बहुत आसान है, आसान है कि नहीं आसान है। चलिए हम लोग अब प्लांट्स में चलते हैं। तो प्लांट्स में सबसे ज्यादा क्या है, देखो ए के बाद क्या आता है, एफ। तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, एंजियोस्पर्म। पहले ए आता है बाद में एफ आता है, तो एफ, ठीक है। अब देखो अलगा और मोसेज, तो सबसे ज्यादा अलगा है उसके बाद मोसेज है, तो पहले ए आता है उसके बाद एम आता है, तो अलगा और मैसेज, ए एफ एम, ठीक है ना। उसके बाद देखो एलीज एंड फर्न्स, तो सबसे ज्यादा एलीज और लाइकेंस है, तो सबसे ज्यादा पहले ए आता है, तो ए और एल। तो याद करना है ए एफ, ए एम और ए एल। ए से एंजियोस्पर्म, ठीक है ना, एफ से फंजाई, ठीक है ना, ए से अलगा, एम से मोसेज, ए से एलिस और एल से लाइकोन्स। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमें उम्मीद है समझ गए। चलिए ये हमने बता दिया सबसे ज्यादा फीसेज है, तो इसको याद करेंगे कैसे हम लोग, एफ बी राम, फेसबुक राम। आप लोग दिन भर फेसबुक चलाते रहते हो ना, उसी का एग्जाम्पल ले लिया है, ठीक है ना। इसमें आप लोग फंजाई या एंजियोस्पर्म, इसमें फंजाई दे दिया यार, चलिए कोई बात नहीं, फंजाई पहले दे दिया है, हाँ चलो कोई बात नहीं, इसको पहले वाला में एफ लिख लेते हैं हम लोग। इस पहले में फंजाई और एंजियोस्पर्म, फंजाई, एंजियोस्पर्म्स, अलगा और टेरिडोफाइट्स आ जाएगा, ठीक है। प्लांट्स में देखिए बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट डाइवर्सिटी अमंग प्रोकैरियोट्स, बिकॉज देखिए बायोलॉजिस्ट पूरी तरीके से मतलब बहुत तरीके से क्या होते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं रहते प्रोकैरियोट्स, क्योंकि प्रोकैरियोट्स क्या है, देखिए प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है, बैक्टीरिया। प्रोकैरियोट्स जब जहां भी बोलिएगा वहां पे बैक्टीरिया। तो कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक मेथड्स आर नॉट सुटेबल फॉर आइडेंटिफाई माइक्रोबियल स्पीसीज। देखिए पुराने, ठीक है ना, कन्वेंशनल मेथड्स जैसे पुराने मेथड है वो पूरा श्योर नहीं बता पाता है कि कितने हमारे प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है। मेनी स्पीसीज आर सिंपली नॉट कल्चरेबल अंडर लेबोरेटरी कंडीशन। देखिए हम क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रोकैरियोट्स को अगर डिस्कवर कर सकते हैं तो उसको पहले कल्चर करते हैं, क्योंकि क्या पता वो बैक्टीरिया का जीन सेम हो जाए, किसी न किसी से मिल जाए। तो कन्वेंशनल मेथड में जीन को तो हम लोग मिलाप करते नहीं, ठीक है ना, जीन्स का कोई मतलब रहता ही नहीं है। शेप साइज देख के हम किसी को डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि नहीं। तो कन्वेंशनल मेथड उतना सही नहीं है। चलिए पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, जैसे जैसे सुनिएगा
जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर बढ़ते चले जाएंगे, इक्वेटर से ऊपर बढ़ते चले जाएंगे, तो वैसे वैसे क्या होने लगेगा, ये देखिएगा, ये हमारा इक्वेटर है, देखिए ये अर्थ का इक्वेटर है और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स। तो जैसे जैसे अर्थ इक्वेटर से आगे बढ़ेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर, रुक जाइए मेरे भाई, टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस करेगा तो बायोडाइवर्सिटी इंक्रीजेस, बायो सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट रुक जाना, अर्थ से ऊपर, एक मिनट, जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर बढ़ेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा, टेम्परेचर घटेगा, याद रखना, टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, क्या होगा, घटेगा। अगर टेम्परेचर घटा तो बायोडाइवर्सिटी घटा, बायोडाइवर्सिटी घटा भाई, ठीक है, घटता नहीं, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे पोलर रीजन पर, ये क्या है, पोलर रीजन, यहां पर बताइए यहां पर क्या होगा, यहां पर स्पीसीज डाइवर्सिटी सबसे कम, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर इज लो, टेम्परेचर इज लो, टेम्परेचर लो है तो डाइवर्सिटी लो होगा कि नहीं होगा, ये बात है, ठीक है। जैसे देखिए ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स हैव रीनेम्ड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड फॉर बिलियंस ऑफ इवोल्यूशन स्पीसीज डाइवर्सिटी। देखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्यों, ट्रॉपिकल अर्थ पे जो ट्रॉपिकल रीजन है उसमें डाइवर्सिटी क्यों ज्यादा है, क्योंकि देखिए उसको कोई डिस्टर्ब नहीं किया, देखिए कोई भी चीज, कोई आप जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपको डिस्टर्ब नहीं किया जाए तो आपका रिजल्ट अच्छा होगा, उसी प्रकार से जो ट्रॉपिकल रीजन है उसको डिस्टर्ब नहीं किया गया तो बताइए उसकी डाइवर्सिटी, इवोल्यूशनरी क्या हो गया, इवोल्यूशन भी अच्छा से किया, जिसकी इवोल्यूशन अच्छी से होती है उनकी डाइवर्सिटी बढ़ जाती है, ठीक है। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स अनलाइक टेम्परेट वंस आर लेस सीजनल, मोर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल, ठीक है। एक तो बात है कि इनका जो सीजनल वेरिएशंस, ठीक है ना, प्रेडिक्टेबल होता है, कम सीजनल वेरिएशंस होता है, इस कारण से इनका डाइवर्सिटी क्या होता है, सही होता है। तो ये बात थी लैटिट्यूडनल, सॉरी क्या है, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स की, किसकी मेरी बात है, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स की बात चल रही है दोस्तों, समझ गए ना। तो ये लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स की बात चल रही है। देखिए अर्थ पे मोर सोलर एनर्जी इन द ट्रॉपिक्स प्रोडक्टिव, हम सभी जानते हैं अर्थ का जो रीजन है ये इक्वेटर रीजन है, तो इस इक्वेटर रीजन पे सोलर एनर्जी ज्यादा है, इस इक्वेटर रीजन पे सोलर एनर्जी ज्यादा है। तो बताइए सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, अगर सूरज की रोशनी ज्यादा है तो प्रोडक्टिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा मेरे भाई, ठीक है, यानी कि प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा। उसी प्रकार से ट्रॉपिकल अमेजन फॉरेस्ट हैज ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ, इस धरती पे ट्रॉपिकल अमेजन फॉरेस्ट के पास सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। पहले याद रखना हम अर्थ से ऊपर चलते आते हैं तो लैटिट्यूड बढ़ती है, क्या बढ़ती है, लैटिट्यूड बढ़ती है, ध्यान रखिएगा। और ट्रॉपिकल अमेजन फॉरेस्ट को क्या बोला जाता है, इसको लंग्स ऑफ प्लैनेट बोला जाता है, लंग्स ऑफ प्लैनेट, ठीक है, धरती का फेफड़ा बोला जाता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन अमेजन फॉरेस्ट से निकलता है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए एक साइंटिस्ट है, और देखिए अगर इकोलॉजी में अगर हमसे अगर पूछिएगा ना, तो इकोलॉजी में अगर सबसे ज्यादा अगर किसी ने काम किया है तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने किया है। देखिए देखिए जो व्यक्ति जो काम करता है ना तो उसको कुछ ना कुछ पुरस्कार तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। देखिए कुछ कंट्रोवर्सी है कि इकोलॉजी के फादर एक नहीं एक से ज्यादा है, लेकिन कहते हैं ना कि जो सबसे ज्यादा काम किया उसको उपाधि दे दिया है। तो कुछ लोग अलेक्जेंडर हम्बोल्ट को क्या कहते हैं, कुछ लोग, some people say अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट तो क्या कहते हैं, फादर ऑफ इकोलॉजी, ठीक है ना। ऐसे तो रीटर भी है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं फादर ऑफ इकोलॉजी, क्योंकि इकोलॉजी के कोई एक पिता तो है नहीं। देखिए अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने क्या बताया, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। देखिए अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने बताया कि जैसे जैसे एरिया बढ़ता है वैसे वैसे स्पीसीज की डाइवर्सिटी बढ़ते चली जाती है, लेकिन एक लिमिट तक। बोलते हैं ना कि जितना चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए, उसी प्रकार से समझिएगा। जैसे जैसे
एरिया बढ़ी वैसे वैसे स्पीसीज की डाइवर्सिटी बढ़ती चली गई, लेकिन एक लिमिट तक, ठीक है ना, क्योंकि संख्या तो बढ़ा लीजिएगा, रहने के लिए घर, खाने के लिए भोजन कहां से लाइएगा, तो ये बात कहती है। तो उन्होंने देखा, देखो ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ये क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये ग्राफ कौन सा है, देखिए स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप में कौन सी ग्राफ आई, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और ये क्या है, S इक्वल टू सी, ठीक है, सी ए टू द पावर जेड, ठीक है ना। तो देखिए लॉग एस लॉग सी जेड इंटू लॉग टू द पावर ए। जो एस किसको बता रहा है, स्पीसीज रिचनेस को, ए किसको डोनेट कर रहा है, एरिया को, और जेड जो है स्लोप ऑफ लाइन कोफिशिएंट, मतलब जो ग्राफ है उसकी स्लोप क्या है, उसकी स्लोप क्या है, इसके बारे में बताया। इन्होंने बताया कि स्पीसीज की नंबर बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी लेकिन एक लिमिट तक, ठीक है ना। और वो ग्राफ कैसा आया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसा आया दोस्तों, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देखिए इधर एरिया है, ये एक्स एक्सिस है दोस्तों, ये एक्स एक्सिस पे एरिया दिया है, और ये वाई एक्सिस पे स्पीसीज रिचनेस बता रहा है। ये भी ध्यान रखना है किस एक्सिस पे क्या है, ठीक है ना। एरिया बढ़ा स्पीसीज बढ़ा, एरिया बढ़ा स्पीसीज बढ़ा, लेकिन एक लिमिट तक, लेकिन एक लिमिट तक बढ़ा। तो ये बात है। चलिए देखिए जेड जो होता है वेरी करता है 0.01 0.1 टू 0.02, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ, ठीक है। जेड वैल्यूज लाई करता है किसमें, 0.6 टू 1.2, ठीक है ना। जेड का जो वैल्यू है किसमें लाई करता है, 0.16 0.6 टू 1.2, ठीक है ना। और ये क्या है, स्टीपर कर्व है। जैसे देखिए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, ठीक है, जेड का वैल्यू कितना है, 1.5, मतलब बर्ड्स और मैमल्स की ज्यादा वैरायटी कम एरिया में मिलती है। मतलब इसका कहने का मतलब है जिसकी जेड वैल्यू, ठीक है, ज्यादा है, मतलब उसकी वैरायटी क्या है, कम एरिया में ज्यादा होगी, यही बताया जा रहा है। चलिए स्पीसीज की इंपॉर्टेंस देखते हैं, कोई दिक्कत यहां तक, आगे बढ़े हम लोग, बढ़ते हैं। देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम, ठीक है। कम्युनिटीज भी सुनिएगा, जो कम्युनिटीज में जितने ज्यादा स्पीसीज होंगे वो कम्युनिटी उतनी ही ज्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है। यानी कि जितने स्पीसीज की डाइवर्सिटी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा, जैसे मान लीजिए जंगल में शेर भी है, भालू भी है, कुत्ते भी है, ठीक है ना, हिरन भी है। अगर मान लीजिए जंगल से शेर को हटा दिया जाए तो जंगल जंगल नहीं रहता है, रेगिस्तान बन जाता है। पूछिए क्यों, जंगल रेगिस्तान इसलिए बना, इसलिए बनेगा क्योंकि शेर अगर खत्म हो गया तो हिरन और भेड़ बकरियों की संख्या बढ़ी, और हिरन और भेड़ बकरियों की संख्या बढ़ेगी, वो किस पे टूट पड़ेंगे, पेड़ पौधे पे टूट पड़ेंगे, पेड़ पौधों को धीरे धीरे खत्म कर देंगे, और पेड़ पौधे खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे जंगल खत्म, और जितने भी पेड़ पौधे खाने वाले जानवर हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो स्पीसीज में जितने, मतलब किसी भी इकोसिस्टम में जितने स्पीसीज डाइवर्सिटी होंगे वो स्पीसीज क्या हो जाएगी, वो इकोसिस्टम क्या हो जाएगी, उतनी ही स्टेबल हो जाएगी दोस्तों। क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। अगर मान लीजिए किसी भी स्पीसीज में अगर स्पीसीज वेरिएशन कम है तो वो उतना ही लेस स्टेबल होगा, यानी कि डू नॉट सो मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर, यानी कि स्पीसीज डाइवर्सिटी अगर कम हो गई तो वेरिएशन कम या ज्यादा, वेरिएशन कम हो जाएगी। यानी कि जिसमें मान लीजिए स्पीसीज डाइवर्सिटी कम है उसमें वेरिएशन भी क्या होगी, कम होगी। अगर स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा है, इसमें बताया गया, ये लाइन बता रहा है कि इसमें स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा है तो वेरिएशन क्या होगी, वेरिएशन कम होगी, वेरिएशन इज लो, वेरिएशन क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, और प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, ठीक है ना। रेजिस्टेंट, और देखिए जिसमें स्पीसीज डाइवर्सिटी होगा, एक बात ध्यान रखिएगा, जिसकी स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा है वो देखिए जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं, यानी कि नेचुरल क्लाइमेटीज होते हैं, ठीक है, सीजनल वेरिएशंस होते हैं, उसको रेजिस्टेंस करने की पावर ज्यादा होती है। यानी कि जिस भी इकोसिस्टम में समझ जाइए स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा होगी उसको रेजिस्टेंस करने की पावर ज्यादा होगी, यानी कि रेजिस्टेंट या रेसिलेंट ऑकेशनल डिस्टर्बेंस रेजिस्टेंस टू इन्वेजन बाय एलाइन स्पीसीज, ठीक है। यानी कि अगर बाहर से भी किसी को छोड़ दीजिएगा तो उस पर हमला नहीं कर पाएगा,
क्योंकि जिसकी पहले से खुद की संख्या बड़ी है, यानी कि मान लीजिए आप किसी घर में रह रहे हैं, आपकी घर की संख्या ज्यादा है, अगर कोई बाहर का एक व्यक्ति आ जाए तो क्या कोई उसमें हमला कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो बताइए स्पीशीज डायवर्सिटी होने से कितना फायदा है भाई? बहुत फायदा है। ठीक है, दूसरा बात डेविड टिलमैन के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए डेविड टिलमैन ने, ठीक है, इन्होंने परफॉर्म किया लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम यूजिंग आउटडोर प्लॉट सोड। ठीक है, उन्होंने बताया कि जिस भी प्लॉट्स में अगर ज्यादा स्पीसीज है उसमें वेरिएशंस क्या होगा? कम होगा। अगर मान लीजिए किसी प्लॉट्स में, अगर मान लीजिए, देखिए मान लीजिए ये है एक प्लॉट है और ये एक प्लॉट है। देखिए इसमें 1 1 1 2 2 2, ठीक है ना, इसमें 1 2 3 4 5 6। देखिए इसमें 6 जानवर है, इसमें 1 3। इसमें भले जानवर की संख्या ज्यादा है और इसमें भले जानवर की संख्या कम है, लेकिन स्पीशीज डायवर्सिटी जानवर ए अलग है, बी अलग है, 3 अलग है, 4 अलग है, 5 अलग है, 6 अलग है, तो इसमें स्पीशीज डायवर्सिटी ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? वेरिएशंस, ठीक है ना, कम होगा। लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन। इंक्रीज डायवर्सिटी कंट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी, और जितनी ज्यादा डायवर्सिटी बढ़ेगी प्रोडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी, है कि नहीं? बात यह है। एक आया पॉल इलरिच नाम के साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, ये पॉल इलरिच, इन्होंने बताया था रिबर्ट पॉपट हाइपोथेसिस। इन्होंने क्या बताया? रिबर्ट पॉपट है। देखिए रिबर्ट पॉपट हाइपोथेसिस, इन्होंने एयरप्लेन, इन्होंने सुनेगा, इन्होंने एयरप्लेन को इकोसिस्टम समझा, समझ गया ना, इसको इन्होंने इकोसिस्टम समझा, और क्या समझा? इकोसिस्टम समझा। और जितने भी, एक मिनट, और जितने भी रिवर्ट्स थे उसको उन्होंने स्पीशीज समझा। क्या समझा? स्पीशीज समझा। ध्यान से रखिएगा, मान लीजिए एक व्यक्ति गया एरोप्लेन में चढ़ा, पहला दिन एक सीट का नट खोल लिया, दूसरा दिन एक सीट का नट खोल लिया। हर नट जो है ना रिवेट्स है वो स्पीशीज है, समझ गए ना, एक एक नट खोलते चला गया। ठीक है, जैसे जैसे नट खोलते चला जाएगा एरोप्लेन क्या होते चला जाएगा? डेंजरस होते चला जाएगा, बेचारा एकदम बहुत खराब स्थिति में हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोस्तों? है, हो जाएगा भाई, क्यों नहीं होगा? हो जाएगा। ठीक है, मान लो किसी दिन गया पंखी का नट खोल लिया, बताइए उस दिन क्या हो जाएगा? एरोप्लेन क्रैश हो जाएगा। तो बताया कि इकोसिस्टम से अगर किसी दिन आपने उसमें से मान लीजिए जो ऐसे एनिमल्स हो जो टॉप कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, उसको आप मार दिए तो इकोसिस्टम धाराशायी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धाराशायी हो जाएगा। तो ये बात थी। देखिए डाइवर्सिटी को लॉस होने पे, ठीक है, देखिए डाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, ठीक है ना, उसके बारे में एक कन्वेंशन, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है IUCN, जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। ठीक है ना, ये याद रखना है। ठीक है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इन्होंने रेड लिस्ट डॉक्यूमेंट, जैसे देखिए जो भी ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट कर गए हैं उनको रेड लिस्ट डॉक्यूमेंट में रखा गया। कहां रखा गया है? रेड लिस्ट डॉक्यूमेंट में रखा गया है। जैसे मान लीजिए डोडो है, एक डोडो जानवर थे, वो कहां से एक्सटिंक्ट हो गए? मॉरिशस से। क्वागा कहां से? अफ्रीका से। थाइलासिन कहां से हो गए? ऑस्ट्रेलिया से। स्टीलर सी कहां से हो गए? रसिया से। और सब, ठीक है, 3 जो सब स्पीसीज है टाइगर का कहां से धराशायी हुए हैं? बाली, जवान और कैस्पियन, ये टाइगर। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए? खत्म हो गए हैं। जो खत्म हो गए हैं उसको कहां रखा जाएगा? रेड डाटा बुक में, है कि नहीं, रेड लिस्ट में रखेंगे। ठीक है, देखिए कोई डाउट? तो ये बात चल रही है। जैसे मेनली एम्फीबियंस एंड जिम्नोस्पर्म्स, देखिए अभी का जो सिनेरियो चल रहा है, अभी का जो दौर चल रहा है, इस दौर में सबसे ज्यादा अगर लॉस अगर हो रहा है दोस्तों तो एम्फीबियंस और जिम्नोस्पर्म, ये तीनों विलुप्त होने के कगार पे हैं। कब निपट जाए पता नहीं है, कब निपट जाए ये पता नहीं है। तो ध्यान रखना है, कुछ तो चले गए हैं और कुछ तो जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये बात है। देखिए अभी दुनिया ना छठा विलुप्त होने का एक्सटेंशन गिरा है। वी आर फेसिंग द 6th मास एक्सटिंक्शन। ठीक है, अभी हम लोग छठा, ठीक है ना, विलुप्त होने के कगार पे हैं, 6th मास।
आने वाला में 6th मास एक्सटिंक्शन आने वाला है, ठीक है ना। ऐसा विलुप्त आएगा कि इसमें इंसान भी नहीं, ऐसा नहीं कि इंसानों का भी जाना तय हो जाए। क्योंकि देखिए पेड़ पौधे अगर नहीं रहेंगे तो भैया इंसान सांस क्या से लेगा, सांस ऑक्सीजन लेंगे। तो बहुत ही मतलब खराब स्थिति से हमारा इन्वायरमेंट इकोसिस्टम गुजर रहा है, ठीक है। करंट जैसे देखिए अभी हम पढ़ रहे हैं ना, जितना देर में आप मेरा इस चैप्टर को यूट्यूब पे देखिएगा ना, देखना क्लास देख रहे हैं ना, उतना ही देर में 1000 हेक्टेयर, ठीक है ना, इस धरती से, ठीक है ना, अमेजन फॉरेस्ट को खत्म कर 1000 हेक्टेयर को खत्म कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं? क्लास आप शुरू से देखिए लास्ट तक खत्म होते 1000 हेक्टेयर, ठीक है ना, जंगल काट दिया जाएगा अमेजन फॉरेस्ट का। समझ रहे हैं? एक दिन में, एक 24 घंटा में 24,000 हेक्टेयर कट रहा है। कितना खतरनाक स्थिति से कट रहा है भाई, ठीक है। तो 100 to 1000 जो छठा मास एक्सटिंक्शन होगा, लगभग 1 से 1000 गुना ज्यादा फास्टर करेगा अर्लियर एक्सटिंक्शन से, ठीक है ना, पिछला एक्सटिंक्शन से ज्यादा होगा, ठीक है। लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी इन रीजन में लीड टू डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन। अगर मान लीजिए बायोडायवर्सिटी की लॉस हो रही है तो प्लांट प्रोडक्शन कम होगा, ठीक है। एक तो क्या है, आपने देखा होगा असमय वर्षा हो रही है, यानी कि इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लोअर रेजिस्टेंस इन्वायरमेंटल पर्टुर्बेशन सच एज ड्राउट, इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन इकोसिस्टम प्रोसेस। यानी कि देखते हैं असमय वर्षा हो रही है, बाढ़ आ रही है, सुखाड़ आ रही है, क्योंकि बायोडायवर्सिटी लॉस हो रहा है दोस्तों। तो इसकी ख्याल रखना, बायोडायवर्सिटी को बचाना हम लोगों का कर्तव्य है। क्या है? कर्तव्य है भाई। नेक्स्ट देखिए बायोडायवर्सिटी का कॉजेज 4 इविल क्वाड्रेट है, ठीक है ना, 4 इसके पाप है। इविल क्वाड्रेट मतलब 4 इसके पाप बताए गए हैं। क्या है? 4 पाप बताए गए। पहला क्या है, देखिए 4 तरीके से। पहला देखिए सबसे ज्यादा अगर बायोडायवर्सिटी लॉस होती है तो सबसे ज्यादा लॉस किससे होते हैं? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन से होती है। देखिए मान लीजिए किसी का घर अगर तोड़ दिया जाता है ना तो उसकी संसार लूट जाती है। लूट जाती है कि नहीं लूट जाती है? उसी प्रकार से हम किसी का घर के, जैसे मान लीजिए आपके घर है, अगर आपके घर में बंटवारा हो जाते हैं, ठीक है ना, तो घर की क्या होती है, घर की जितनी भी मतलब आज आपकी ग्रेजुअली डेवलपमेंट करने की जो कैपेसिटी घर की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसी प्रकार से अगर हम किसी फॉरेस्ट से, अगर जंगल के बीचों बीच क्या करते हैं हम लोग, पुल बना दे रहे हैं, रेलवे लाइन बिछा दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जंगल को हम लोग 2 भागों में बांट दे रहे हैं। क्योंकि देखिए हम सभी जानते हैं जंगल के इस पार तालाब है तो उस पार कुछ और है। तो ये सब करने से क्या होता है कि हैबिटेट का बंटवारा हो गया। हैबिटेट का बंटवारा होने से सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी का लॉस होता है, यानी कि हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है ना, मोस्ट अफेक्ट द बायोडायवर्सिटी लॉस, ठीक है ना। अगर पूछा जाएगा सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी लॉस होने का कारण कौन है, तो लिखिएगा हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंट मोस्ट अफेक्ट बायोडायवर्सिटी। तो बायोडायवर्सिटी को अफेक्ट कौन करता है? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है ना। तो देखिए हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन किस लिए किया जाता है, ठीक है। हम जंगलों को किस लिए काट रहे हैं? हम सभी जानते हैं कि भारत दुनिया में किस चीज में नंबर 1 है? जनसंख्या में नंबर 1 है। और इस भारी भरकम जनसंख्या को खिलाने और पिलाने के लिए क्या चाहिए? खेती करने योग्य भूमि और रहने के लिए आवास। तो हम कहां से लाएंगे? जंगल को काटेंगे, ठीक है, जंगल को काटे, पेड़ पौधा फसल उगाए और खिलाएंगे भाई। करना तो पड़ेगा ना भाई, पूछना तो पड़ेगा, ठीक है। तो लंग्स ऑफ द प्लेनेट क्लियर किस लिए किया जा रहा है? कल्टीवेटिंग सोयाबीन्स के लिए, फॉर रेजिंग बीफ कैटल। सुनिएगा अमेजन फॉरेस्ट को इसलिए काटा जा रहा है ताकि सोयाबीन उगाया जा सके। और सोयाबीन किसके लिए है मेरे भाई? बीफ कैटल के लिए, बीफ को, ठीक है ना, और बीफ से मतलब मांस वास निकालते होंगे। और देखिए धरती पे जितने भी फॉरेस्ट है ना, लगभग 40% ऑफ द अर्थ लैंड कौन कवर किया रखा है? अमेजन फॉरेस्ट। और अभी पहले धरती का 14% भाग अमेजन फॉरेस्ट कवर कर रखा था, और अभी लेस देन 6% है मेरे भाई। कितना लॉस है? लगभग 60% लॉस हो चुका है, मात्र 40% बचा हुआ है। क्या स्थिति से गुजर रहे हैं हम लोग। जैसे मैमल्स में एलिफेंट्स एंड बर्ड्स आर बैडली अफेक्टेड बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। मैमल्स में जैसे एलिफेंट्स हो गया और बर्ड्स हो गया, सबसे ज्यादा इफेक्ट होते थे हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन से। समझ गए? क्योंकि देखिए आप चिड़िया कहां रहती है? पेड़ पौधे पे रहती है।
भाई पेड़ ही काट दोगे तो घोंसला कहाँ बनाएगी? धरती पे तो नहीं बनाएगी, आपके घर के एसी में तो नहीं जाकर बैठेगी, ठीक है, एसी में बैठेगी, भगा दीजिएगा आप, ठीक है। तो इसकी बात चल रही है। दूसरा बात क्या है कि देखिए कोई भी चीज कैसे लॉस होती है, किसी चीज को हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो बचा, देखिए कोई भी चीज को ज्यादा यूज कीजिएगा तो वो चीज बर्बाद होना ही है। तो दूसरा है ओवर एक्सप्लॉइटेशन। देखिए जैसे स्टीलर सी काऊ जो है, जो रसिया में पाई गई थी, पैसेंजर पिजन, वह किस लिए एक्सटिंक्ट हो गया? इसको इंसानों ने यूज किया, बहुत ज्यादा यूज किया, ठीक है ना, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, इतना ज्यादा यूज किया कि बेचारा ये धरती से विलुप्त हो गया। क्या हो गया मेरे भाई? विलुप्त हो गया। दूसरा क्या है? एलाइन स्पीसीज इन्वेशन। जैसे मान लीजिए कोई जंगल है, क्या है ये? कोई दोस्तों जंगल है, अगर उस जंगल में हमने कोई विदेशी जानवर को हमने क्या कर दिया? ला के रख दिया। जैसे देखिए अभी चीता आई थी, चीता यहाँ थी, ठीक है ना। देखिए सुनिएगा एक बात ध्यान से, कोई भी बाहरी जानवर को हम अपने नेचुरल हैबिटेट में इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते हैं, क्या पता वो आज आए, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे देश में, हमारा देश गुलाम कैसे हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना यहाँ पे, किस लिए आई थी? बिजनेस करने के लिए आई थी। बिजनेस करते करते पता चल गया कि यहाँ के लोग कैसे हैं, ठीक है, लोगों की मानसिकता टोटली और हमारे देश को गुलाम बना लिया। उसी प्रकार से मान लीजिए हमने एक जानवर को लाया इसी तरीके से सुंदरता बढ़ाने के लिए, देखने उठने के लिए, लेकिन वो जानवर देखिए कि यहाँ तो अच्छा है, अपनी साम्राज्य स्थापित किया जाए, ठीक है ना, वो अपना नंबर बढ़ाएगा, फिर दूसरे जानवर को मार देगा और खत्म कर देगा और अपनी संख्या बढ़ा लेगा, ठीक है। तो हम कोई दूसरे स्पीसीज को, कोई विदेशी जानवर को अपने नेचुरल, मतलब किसी भी अपने नेचुरल हैबिटेट में इंट्रोड्यूस नहीं कराना होता है, ठीक है ना, सोच समझ के। जिस तरीके से एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक नाइल पर्च कहां पाया जाता था? विक्टोरिया लेक में, ठीक है, लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ मोर देन 200 स्पीसीज। देखिए सिसलिड फिश, ठीक है, सिसलिड फिश विक्टोरिया लेक, ये जो सिसलिड फिश था ये नेटिव स्पीसीज था। क्या था ये? नेटिव स्पीसीज, यानी कि इसका अपना घर था, नेचुरल हैबिटेट। इसमें क्या कर दिया गया? नाइल पर्च को विक्टोरिया लेक में क्या कर दिया गया? इंट्रोड्यूस करा दिया गया। इंट्रोड्यूस कराते ही सिसलिड फिश की 200 स्पीसीज खत्म हो गई। देखिए विदेशी ने देसी को खत्म कर दिया ना भाई। तो ये बात है। जैसे इन्वेसिव वीड स्पीसीज, कैरेट ग्रास, पार्थेनियम, लैंटना और वाटा हैस इकोर्निया, थ्रेट टू एनवायरमेंटल डैमेज, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ जंगल खरपतवार जैसे कैरेट ग्रास हो गया, लैंटना हो गया, ठीक है ना, ये सब भी क्या कर रही है? इन्वायरमेंट को डैमेज कर रही है। कर रही कि नहीं कर रही है? क्योंकि इनको कोई खाने वाला नहीं है, जिसको कोई नहीं खाएगा वो दूसरे को डैमेज करेगा, ठीक है। मतलब कोई व्यक्ति खूंखार है, उसको जब तक कोई व्यक्ति उस पर कोई हावी नहीं हुआ तब तक तो कुछ भी कर सकता है ना। बेचारे ये खूंखार बैठे हुए दूसरों को निपटा रहे हैं। जैसे कैटफिश, क्लैरिपस कैरेपिनस, ये क्या करते हैं? इंडिजिनस कैटफिशेस, जो वहां के रहने वाले कैटफिशेस, उसको नुकसान पहुंचा रही है। समझ गए ना? तो ये बात है। आगे बढ़े। को एक्सटिंक्शन, एक आपने एक पढ़ा होगा म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है जब तक जिएंगे साथ जिएंगे, जब तक रहेंगे साथ रहेंगे, मरेंगे भी तो साथ, जिएंगे भी तो साथ और रहेंगे भी तो साथ, ठीक है ना, ठीक है। तुम चले तो हम चले, ठीक है ना, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं। तो कोई एक्सटिंक्शन यही कहता है, तुम चल बसे तो हम भी चल बसेंगे। यानी कि अगर एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई, अगर मान लीजिए एक कोई स्पीसीज प्लांट की एक्सटिंक्ट अगर हो गई और एनिमल के उसके साथ, ठीक है, जैसे मान लीजिए, सुनिएगा, ये प्लांट है, ये क्या है? प्लांट है, ये प्लांट है। इस प्लांट को बीज क्या करती है? पॉलिनेट करती है। बीज इसको क्या करती है? बीज इसको पॉलिनेट करती है कि नहीं करती है? और बदले में बीज को क्या मिलता है? नेक्टर मिलता है, ठीक है। अगर मान लीजिए इस धरती पर से मधुमक्खी को मार दिया, मधुमक्खी खत्म, मधुमक्खी एक्सटिंक्ट कर गई, तो बताइए पौधे को पॉलिनेट नहीं करेगा तो पौधे खत्म, बीज खत्म। तो बोलते हैं ना कि एक को खत्म होने से दूसरा खत्म हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? को एक्सटिंक्शन। क्या कहते हैं? को एक्सटिंक्शन बोला जाता है। देखो ये खासकर पैरासाइट में चलता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए होस्ट को खत्म कर दीजिएगा तो पैरासाइट बचेगा? नहीं बचेगा, ठीक है, बदलना पड़ता है। देखिए बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, सुनिएगा, आप लोग से पूछा जाएगा, हम पूछे अभी आपसे कि हमें
जैव संरक्षण क्यों करना चाहिए, हमें बायोडायवर्सिटी क्यों करना कंजर्व करें, तो आप कहिएगा कि सर पेड़ पौधे से हमें छांव मिलता है, फल मिलता है, तो ये आपकी छोटी सोच है, बहुत छोटी सोच है, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट होकर ऐसी बातें कीजिएगा तो छोटी सोच की बात कहेंगे हम लोग। ठीक है, हम किसी से भी ठीक है ना, सड़क चलने वाले से भी पूछ सकते हैं कि भैया पेड़ पौधे को क्यों बचाना चाहिए, तो कहे कि पेड़ पौधे से छांव मिलता है, खाने के लिए भोजन मिलता है। अरे भाई वो तो सब बता देगा, आप कुछ ऊपर लेवल के हैं तो आपको ऊपर सोचना है। देखिए हम सभी जानते हैं कि इंसान जो है, ठीक है ना, ये संकीर्ण सोच वाले लोग हैं। देखिए संकीर्ण सोच वाले लोग क्या बताते हैं, ये है संकीर्ण सोच। और भाई संकीर्ण सोच वाले बताते हैं कि ह्यूमंस जो होते हैं, इंसान है, डायरेक्ट बेनिफिट किससे लेता है, हम कहेंगे सर हमको तो डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, किससे, बायोडायवर्सिटी से, फ्रॉम नेचर थ्रू। जैसे हमें क्या मिलता है, जलावन के लिए लकड़ी मिलता है, ठीक है, रेशे मिलता है, बिल्डिंग मटेरियल मिलता है घर बनाने के लिए, ठीक है, मेडिसिन मिलता है, तो ये क्या है, बेनिफिट है, ये हमें क्या मिला है, डायरेक्ट बेनिफिट मिला। लेकिन ये क्या है, हमारा संकीर्ण सोच बता रहा है। दूसरा क्या है, बायो पर्सपेक्टिव एग्जांपल, मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। जैसे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब इकोनॉमिक्स चीजों के लिए, ठीक है ना, व्यापार उपार, मतलब चीजों को मतलब इकोनॉमिक लेवल पे ले जाने के लिए, ठीक है, हम लोग बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जेनेटिक्स लेवल पे स्टडीज करते हैं, तो ये बायो पर्सपेक्टिव की बात चल रही है। दूसरा है ब्रॉडली ट्रेन, कुछ हम थोड़ा सा ठीक ठाक लोगों से हम पूछे कि हमें बायोडायवर्सिटी क्यों बचाना चाहिए, ठीक है, तो समझदार लोगों ने क्या बताया कि सर आपने बताया था कि अमेजन फॉरेस्ट इस धरती पे 20% ऑक्सीजन भेजती है। अगर बताइए इस धरती पे से अगर पेड़ पौधा अगर काट देंगे तो ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो हम लोग कैसे जिएंगे। हम बोले कि यार तुम तो बहुत अच्छी बात कर रहे हो, तुम समझदार इंसान हो, तुम्हारी सोच अच्छी है। बोले बहुत अच्छी बात है। हम बोले यार तुम्हारी सोच उतनी भी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। बोला कैसे, हम लोग रुको बताएंगे। तो देखो ब्रॉडली इटलियन क्या कहता है कि अमेजन फॉरेस्ट 20% टोटल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है अर्थ पे, और इकोसिस्टम क्या प्रोवाइड करते हैं, पॉलिनेशन, ठीक है, परागन करते हैं, ठीक है ना, हमें, ठीक है, चलने के लिए प्लेजर लगता है थ्रू ठीक वुड्स वाचिंग स्प्रिंग्स, ठीक है ना, बुलबुल जैसे कि बसंत ऋतु में कोयल चहचहाती है, ठीक है, बुलबुल के सॉन्ग, ये सब अच्छा लगता है। तो ये सब कहेंगे चलो भाई अच्छा सोचे हो तुम, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं सोचे हो भाई, थोड़ा और सोचो भाई। हम कहते चलो यार, हम बोले कि सुनो और सोचना है। अब हम कहेंगे इथिकल बात है, ठीक है ना, इथिक्स के अनुसार कहेंगे सर हमारा नैतिक कर्तव्य है, ठीक है ना, किसी को बचाना। इस धरती पे ना हर किसी का जीने का अधिकार है, तो हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता है। आदमी इमोशनल हो जाएगा वहीं पे, ठीक है, ताकि हम क्या चाहते हैं, हर प्राणी का क्या हो, किसी भी प्राणी का नुकसान नहीं हो। अगर ये अगर हम मान लेना तो किसी को हम नुकसान पहुंचाएंगे नहीं पहुंचाएंगे। तो इथिक्स की बातें चली जाएगी तो कहेंगे वाह यार क्या काम किए हो तुम, ठीक है। देखिए हम लोग बायोडायवर्सिटी को कैसे कंजर्व करते हैं। देखिए बायोडायवर्सिटी का कंजर्व करने का दो तरीका है। अगर मान लीजिए कोई बायोडायवर्सिटी विलुप्त हो गया या विलुप्त होने के कगार पे है तो कैसे कंजर्व करेंगे बताइए ना। हम क्या करेंगे, या तो उसको घर में ही कंजर्व कर लेंगे, या तो उसको घर के, मान लीजिए सपोज डेट, अगर मान लीजिए आपके जीवन आपके जान को खतरा है तो हम क्या करेंगे, आपके घर पे आसपास क्या कर देंगे, 2 4 5 पुलिस वाले को लगा देंगे, यानी कि आपकी जान को खतरा है, ठीक है ना, तो पुलिस वाले रक्षा करेंगे। मान लीजिए बहुत जान की खतरा है तो क्या करेंगे, आपको हम कहीं दूसरे जगह ले जाएंगे, यानी कि आपके घर के बाहर, दैट इज कॉल्ड द एक्सिटू। तो इन सिटू में क्या होता है, अगर किसी को खतरा है तो उसको घर में ही क्या करना है, संरक्षण देना है, तो दैट इज कॉल्ड द इन सिटू। समझ गए, इन सिटू एक्सिटू, सुन जाओ, इन सिटू सुनो, इन सिटू मतलब क्या हुआ, कंजर्व बायोडायवर्सिटी विद इन इट्स ओन हैबिटेट, ठीक है ना, अपने घर में दे रहे हैं तो इन सिटू, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिख लेते हम लोग नेशनल पार्क्स, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, ये क्या है इंस्टीट्यू। और एक्सिटू का मतलब क्या होता है दोस्तों, बायोडायवर्सिटी
कंजर्वेशन, ठीक है ना, आउटसाइड इट्स ओन हैबिटेट, आउटसाइड इट्स ओन हैबिटेट, अपने घर से बाहर, जैसे एग्जांपल बोटेनिकल गार्डन हो गया, ठीक है, ये सब में करते हैं। तो समझ गए, इसकी बात चल रही है, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। देखिए हॉट स्पॉट्स, देखिए हॉट स्पॉट्स में क्या करते हैं, ये अनरियलिस्टिक एंड इकोनॉमिकली नॉट फिजिबल टू कंजर्व बायोलॉजिकल बायो, ठीक है ना। देखिए ये मतलब उतना ज्यादा इकोनॉमिकली सही नहीं है, ठीक है, बहुत खर्चीला है, ठीक है, क्योंकि भाई देखो किसी चीज को इसमें क्या करता है, क्या करना है हमें कि बायोडाइवर्सिटी, देखो जैसे कोई चीज विलुप्त होने के कगार पे है, ठीक है ना, तो उस चीज को क्या करते हैं हम लोग, उसमें बहुत सारा प्रोटेक्शन लगाते हैं कि नहीं लगाते। तो यही बोला गया, इट इज अनरियलिस्टिक एंड इकोनॉमिकली नॉट फिजिबल टू कंजर्व बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर रीजन विद वेरी हाई लेवल्स ऑफ स्पीशीज रिचनेस एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, ठीक है। देखिए हम लोग इसमें उसी स्पीशीज को कंजर्व करते हैं जिसकी स्पीशीज रिचनेस ज्यादा हो और या उसकी विलुप्त होने की, ठीक है ना, चांसेस ज्यादा हो। तो ऐसे स्पीशीज को हम लोग कहां कंजर्व करते हैं, हॉट स्पॉट्स में, ठीक है। टोटल बायोडाइवर्सिटी वर्ल्ड में कितना है, 34, ठीक है ना। हमारे इंडिया में हॉट स्पॉट कवरिंग इंडियन रीजन, वेस्टर्न घाट्स, श्रीलंका और इंडो बर्मा और हिमालय, ठीक है ना। ये क्या है, इंडियन बायोडाइवर्सिटी है, क्या, और सॉरी हॉट स्पॉट है, कौन है, वेस्टर्न घाट्स है, श्रीलंका, इंडो बर्मा और हिमालय। देखिए हॉट स्पॉट्स पूरे धरती का लेस देन 2% पार्ट को कवर करता है, ठीक है, बट कैन रिड्यूसिंग मास एक्सटिंक्शन बाय ऑलमोस्ट 30%, ठीक है ना। अभी ये बहुत तेजी से, ठीक है, इसकी क्या घटोतरी हो रही है, क्या हो रही है, घटोतरी हो रही है। तो इस चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे याद रखना है कि पूरे दुनिया में कितने हॉट स्पॉट है, 34 है, और हमारे, ठीक है ना, और ये धरती के कितने पार्ट्स को कवर करता है, 2% पार्ट को, कितने, 2% पार्ट को कवर करता है। समझ गए आप, चलते हैं हम लोग देखते हैं। देखिए बायोस्फीयर रिजर्व ये क्या होता है, लार्ज एरिया होता है और नहीं, ठीक है, नॉट लिमिटेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है ना। इसको कोई स्टेट लेजिस्लेशन, स्टेट के अथॉरिटीज द्वारा इसको मतलब कुछ मतलब क्या कह सकते हैं इसको, मतलब उसको बांधा नहीं, डिफरेंट बाउंड्री में नहीं बांधा जाता है, समझ गए। टूरिज्म मतलब बांधा लेजिस्लेशन द्वारा नॉट लिमिट के। इसमें देखिए टूरिस्ट क्या है, टूरिस्ट परमिसेबल नहीं है बायोस्फीयर रिजर्व में, साइंटिफिक रिसर्च आर कैरीड आउट, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च को हम लोग ले जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा बात करेंगे, तीसरा बात करेंगे नेशनल पार्क, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं, इंटायर प्लांट्स, एनिमल्स और लैंडस्केप ऑफ रीजन, ठीक है, जितने भी प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया और लैंडस्केप के जितने भी रीजन है सारे को कंजर्व किया जाता है नेशनल पार्क में, ठीक है ना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये केवल वाइल्ड लाइफ को, ठीक है ना, वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स को नहीं, वाइल्ड लाइफ को क्या करती है, कंजर्व करती है, ठीक है। इसमें लेस रिस्ट्रिक्शन, ओपन, देखिए ये पब्लिक के लिए क्या होती है, ओपन होती है। एक्टिविटीज लाइक कैटल ग्रेजिंग अलाउड, ठीक है ना, आप जानवर गाय भैंस को चरा सकते हैं, ठीक है ना। पांचवा है सेक्रेट ग्रुप्स, जैसे आपने देखा होगा आसपास के लोगों में कुछ पौधों को क्या होती है, धार्मिक मान्यता होती है, जैसे पीपल के पेड़ हो गए, ठीक है, बरगद के पेड़ हो गए, कहते हैं ना कि इन सब पेड़ को पूजना चाहिए कि नहीं पूजना चाहिए, और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन भी देती है भाई, ठीक है। तो एक तरीके से रिलीजियस से भी हम क्या करते हैं, हम लोग पेड़ पौधों को बचा लेते हैं। अच्छी बात है कि नहीं बात है, देखो किसी तरीके से जान बचनी चाहिए, चाहे ऐसे बचे, चाहे ऐसे बचे, चाहे ऐसे बचे, बचनी तो चाहिए। चलो नेक्स्ट, हाँ भाई XC2 तो बताए थे ना अभी हम। देखो XC2 क्या हो गए, देखो ये जितने भी था, सुनो मेरे भाई, ये बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ, सेक्रेट ग्रुप, हॉट स्पॉट, ये सब सारे इन सिटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल है। यानी कि इस प्लांट्स को उसके घर में रख के हम क्या कर रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं, यानी कि इन सिटू मेरा कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई। देखिए XC2 में हमने बताया था कुछ देर पहले कि हम किसी भी स्पीसीज को हम उसके हैबिटेट में क्या करेंगे, कंजर्व नहीं करेंगे, क्या करेंगे, कंजर्व नहीं करेंगे, ठीक है, यानी कि उसके हैबिटेट के बाहर करेंगे, यानी कि नेचुरल हैबिटेट से बाहर कंजर्व करेंगे, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, XC2 कंजर्वेशन, क्या कहते हैं हम, XC2 कंजर्वेशन बोलते हैं। जैसे XC2 कंजर्वेशन क्या हो गया, जूलॉजिकल पार्क्स हो गया, बोटेनिकल गार्डन हो गया, वाइल्ड लाइफ सफारी और क्रायो प्रिजर्वेशन।
देखिए थ्रेटेड एनिमल्स और प्लांट्स को क्या करते हैं हम लोग, नेचुरल उसके अपने घर से निकाल के हम लोग कहीं दूसरे जगह ले जाते हैं ताकि उसको रक्षा किया जाए, बचाया जाए। तो किसके ये क्या, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इन सिटू कंजर्वेशन बोला जाता है। तो कैसा लगा आप सभी को? तो आप सभी जानते हैं लेक्चर्स को बहुत बढ़िया तरीके से शेयर करना है, लाइक करना है, ताकि ऐसे ऐसे लेक्चर्स आपके पास कैसे पहुंचेगा, आप जितना ज्यादा प्यार देंगे, आशीर्वाद देंगे, तो लेक्चर तो यूं ही पहुंचता रहेगा जी ना जी। तो लगाइए। तो आप सभी को अच्छे से लेक्चर्स देखना है, क्वेश्चंस करना है और एनसीईआरटी पढ़ना है। इसी के साथ विदा लेने का टाइम आ गया है। धन्यवाद आप सभी को। ओके।